हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो पिछली वीडियो में हम देखे थे एसएससी जेईई एंड आरआरबी जेईई के सिलेबस में जो बेसिक डिफरेंस वगैरह कंपैरिजन किए थे। क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितना मार्क्स कैरी करता है और न्यू एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस के बारे में भी देखे थे। तो आज ये पहला लेक्चर है जो है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ऊपर है, जो आरआरबी जेईई के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी जेईई में क्वेश्चन आते ही आते हैं और 1-2 क्वेश्चन नहीं, पूरा 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और इसमें 3-4 न्यूमेरिकल भी रहते हैं, ठीक है? तो इसको हमको एक अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ है, और उसके बाद हम देखेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस, और उसके बाद ब्रेक इवन चार्ट वगैरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ सब कुछ देखेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आरआरबी जेईई में जो सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। कुछ चीज़ स्टार्ट करने के लिए सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोगों को चलना होगा। कुछ इधर-उधर का ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस है वो मोर देन इनफ है, थोड़ा बहुत भी इधर-उधर हो जाएगा, ठीक है? अ, तो क्या-क्या है? जॉब एनालिसिस है, मोटिवेशन है, उसके बाद डिफरेंट थ्योरीज, सैटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड सिस्टम, प्रोडक्शन, जो कि आज करेंगे हम लोग। उसके साथ ऐड कर लीजिए प्रोडक्टिविटी को। प्रोडक्टिविटी को भी ऐड कर लीजिए। उसके साथ प्लानिंग एंड कंट्रोल, रिलेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, राउटिंग, शेड्यूलिंग, उसके साथ है सीक्वेंसिंग है, डिस्पैचिंग, पार्ट एंड शिपिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है हर एक शिफ्ट में। उसके बाद है सिंपल प्रॉब्लम मटेरियल, शिपिंग प्रॉब्लम्स, मटेरियल इन इंडस्ट्री, इन्वेंटरी कंट्रोल मॉडल, एबीसी एनालिसिस जो है ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस, सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ब्रेक इवन एनालिसिस ये भी आज देखेंगे। उसके साथ ब्रेक इवन चार्ट भी देखेंगे। ये स्टोर लेआउट, स्टोर इक्विपमेंट, स्टोर रिकॉर्ड्स, परचेज प्रोसीड्यूर, परचेज रिकॉर्ड, बीन कार्ड, कार्डेक्स, इतना तक हम लोगों का स्टोर लेआउट वगैरह है। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग है। बाकी ये थोड़ा थियोरेटिकल है, मटेरियल हैंडलिंग, स्टोर लेआउट, और यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल आता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होता है, क्यों पढ़ना होगा हमको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और उसके बाद हम देखेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ठीक से समझना है हम लोगों को। इसमें से थियोरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है? तो व्हाई वी स्टडी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, क्यों पढ़ना है हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसका नीड क्या है? तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के टर्म्स में भी हम देखे थे कभी कॉलेज में, जब थर्ड फोर्थ ईयर में थे, तो मैनेजमेंट की टर्म्स भी रहते हैं, सिमिलर है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, और इन सिंपल टर्म्स ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या है ऑप्टिमाइजेशन, क्या है रिसोर्सेस? रिसोर्सेस मीन्स हम रिसोर्सेस को पहले हम इसको एक जानते थे ना, 3M के नाम से। 3M है मैन, मटेरियल जो कि है रॉ मटेरियल, और है मनी। ये मेनली हम लोगों का 3 मेजर कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। उसके साथ है इक्विपमेंट्स, कैपिटल, मशीन, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। तो इन सबको ऐड करके हम लोगों का हुआ रिसोर्सेज, ठीक है? जो प्राइमरी नीड, जो मेजर कंट्रीब्यूट करता है हम लोगों का इंडस्ट्री में, वो है रिसोर्सेज, ये सब चीज़ है। और इस रिसोर्सेज को मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन, अब ये ऑप्टिमाइजेशन क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। क्या है ये सब चीज़? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को हम लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम करना है, मैक्स टू मैक्स, ठीक? और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, जो प्राइमरी कॉस्ट रहेगा ना, उस कॉस्ट को मिनिमम टू मिनिमम करना होगा। उसी को ही हम इन सिंपल टर्म्स हम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है? रिसोर्सेज हो गया मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, इन सब चीज़ों में जो प्राइमरी कॉस्ट इन्वॉल्व होगा उसको हमको मिनिमाइज़ करना होगा। जितना हम मिनिमम कॉस्ट में इन सबको कर सकते हैं, उतना उतना मेरे को मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में हेल्प होगा। तो यही एक सिंपल वर्ड है जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है इन डिस्क्राइब टू
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हमको इन इंडस्ट्री में जब कोई इंडस्ट्री चलाता है, तो उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। तो प्रोडक्ट में क्या कस्टमर नीड के ऊपर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है? कस्टमर नीड और कस्टमर सैटिस्फैक्शन को हमको ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक कस्टमर का नीड है प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक टॉय नीड है और मैंने बना दिया मेटल टॉय। ये कस्टमर का नीड था और मैंने बना दिया मेटल टॉय, तो मेरा कस्टमर सैटिस्फैक्शन मैच नहीं हुआ, तो ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन कस्टमर क्या चाहता है हम लोगों से, तो उस हिसाब से हम लोग को इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा, ठीक है? और विद द हेल्प ऑफ द रिसोर्सेज़ एंड द ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ द रिसोर्सेज़, जहाँ पे मैक्सिमम रहेगा प्रॉफिट और मिनिमम रहेगा कॉस्ट, ठीक है? और 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम है कि इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल्स, इन सब रिसोर्सेज को हम रॉ मटेरियल्स को हम इनपुट कह सकते हैं, जैसे कि अदर रिसोर्सेज। एंड आउटपुट है फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या-क्या हो सकता है? गुड्स हो सकता है, कुछ सर्विस बेस्ड हो सकता है, ठीक है? ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा कोई प्रोसेस के हेल्प से, टेक्निक की हेल्प से विद द मोस्ट इफेक्टिव वे यूज़। एक इफेक्टिव वे के हेल्प से इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, वही प्रोडक्शन कहता है, ठीक है? जिसमें इनपुट में रॉ मटेरियल यूज़ होगा और आउटपुट में फाइनल प्रोडक्ट जो कि गुड्स एंड सर्विसेज होगा, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया हम लोगों का कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम जो प्राइमरी रिसोर्सेज है हमारे पास, उसका ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट को हमको देखना पड़ेगा कि हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं, तब तो हमको प्रॉफिट को कमाना है ना, तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है और मिनिमम कॉस्ट को मिनिमम करेंगे तभी तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अगर कॉस्ट को हम मिनिमम करेंगे तभी तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा ना। तो इस हिसाब से इंडस्ट्री चलता है, तो इसमें इनपुट भी इंक्लूड होता है, आउटपुट भी इंक्लूड होता है। इनपुट से आउटपुट कैसे कन्वर्ट करेंगे? इफेक्टिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वे जितना इफेक्टिव होगा, उतना प्रॉफिट हम लोगों का ज़्यादा होगा। ठीक है? ये था बेसिक एक व्हाई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वी स्टडी। बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसके बाद हम देखते हैं क्या है। उसके बाद है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। क्या है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी? हम ऐसे ही बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। सब इंक्रीज करने क्यों होता है? तो देखते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बेसिक है। इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग दो टर्म से बना है। इंडस्ट्रियल मीन्स इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री को पकड़ के हम चलेंगे, उसमें प्रोडक्शन, कुछ प्रोडक्शन तो ज़रूर होगा उसमें। प्रोडक्शन मीन्स टू कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट प्रोडक्ट। पिछली स्लाइड में हम देखे थे कि इनपुट से आउटपुट प्रोडक्ट हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो ये इंडस्ट्री का मोटिव होता है कि टू कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट एंड हाउ एफिशिएंटली इट कैन कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट, ठीक? जो इनपुट से आउटपुट हमको कन्वर्ट करना है, लेकिन बहुत टाइम से हो रहा है, बहुत मशीन, बहुत मैन पावर, बहुत मनी लग रहा है, लेकिन वो तो इफेक्टिवली नहीं हो रहा है ना, उसको एफिशिएंटली करना पड़ेगा, उसको ही हम प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है? और एक प्रोडक्शन का डेफिनेशन है, प्रोडक्शन का डेफिनेशन है कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ मटेरियल टू अनदर फॉर्म ऑफ मटेरियल, अनदर फॉर्म ऑफ मटेरियल टू मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो हम जान चुके हैं कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। जैसे कि एक वुडन टेबल बनाना है, ठीक है? टेबल या चेयर वुडन बनाना है। इसमें मेरा रॉ मटेरियल क्या रहेगा? रॉ मटेरियल वुड रहेगा, ठीक है? रॉ मटेरियल वुड रहेगा। तो वुड क्या एक फॉर्म ऑफ मटेरियल है, उसको डिफरेंट फॉर्म ऑफ मटेरियल में हम कन्वर्ट करिए। तो इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वुड, वुड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैक्सिमम वेस्ट, हमारा वुड वेस्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ ना, तो प्रोडक्शन में वो एक नेगेटिव प्रोडक्शन हो गया, तो उसमें हम प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते और कुछ यूटिलाइज नहीं कर पाए, ठीक है? और प्रोडक्शन ऑलवेज होगा कि वैल्यू एडिशन प्रोसेस, ठीक है? इसमें हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जैसे कि हम मशीनिंग करेंगे इसमें, इक्विपमेंट्स, कुछ इक्विपमेंट्स एडिशन ऐड कर सकते हैं, मनी लगाते हैं। तो एक वैल्यू वैल्यू एडिशन प्रोसेस है और इन स्टेप बाय स्टेप, कि एक ही स्टेप में नहीं होता है। प्रोडक्शन का एक लाइन होता है जिसमें पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर एक प्रोडक्शन हब में जाता है, फिर ऐसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से
तो एक प्रोडक्शन स्टेप बाय स्टेप होता है जिसमें हमको फाइनल आउटपुट आउटपुट मिलता है और यहाँ से हम इनपुट देते हैं, ठीक है? एक बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन का, ठीक है? एक और टर्म आता है प्रोडक्शन के साथ जो कि है प्रोडक्टिविटी। अब ये प्रोडक्टिविटी नया टर्म क्या आ गया? प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन दोनों सिमिलर है। तो प्रोडक्शन इज़ द टू कन्वर्ट द इनपुट टू आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी इज़ द आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट मीन्स व्हाट वी प्रोड्यूस, जो क्या हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और इनपुट है व्हाट वी यूज एज अ रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है? अगर हम प्रोडक्टिविटी में इनपुट को डिक्रीज करेंगे तभी आउटपुट मैक्सिमम होगा, आउटपुट अगर मैक्सिमम होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। यहाँ पे 3 चीज होता है, एक तो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी ग्रेटर देन 1, प्रोडक्टिविटी लेस देन 1, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 और प्रोडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है? जगह अगर प्रोडक्टिविटी ग्रेटर देन 1 है तो ये कंपनी और इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है। प्रोडक्टिविटी लेस देन 1 है, लेस देन 1 मीन्स इनपुट उस समय इनपुट मैक्सिमम हो रहा है, आउटपुट मिनिमम हो जाएगा, तो जो इंडस्ट्री है वो लॉस में होगा, ठीक है? और प्रोडक्टिविटी 0 मीन्स जहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर हो गया, ठीक है? सॉरी ये 0 नहीं होगा, 0 होगा तो कैसे होगा? ये 1 होगा। प्रोडक्टिविटी 1, 1 होगा तो इनपुट और आउटपुट सेम होगा, तो इनपुट और आउटपुट सेम होगा, तभी 1 है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज आ जाता है, ठीक है? तो एक कंपनी को चलाने के लिए माइंड में ये रखना पड़ेगा कि प्रोडक्टिविटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है? प्रोडक्टिविटी मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा ना, प्रॉफिट नहीं होगा तब तो इनपुट ज़्यादा दे रहे हैं, वेस्ट ज़्यादा निकल रहा है तो आउटपुट बहुत कम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और एक चीज़ है प्रोडक्टिविटी को और एक टर्म से हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एफिशिएंसी प्लस इफेक्टिवनेस। अब एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, प्रोडक्टिविटी को डिफाइन कर दिया कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के टर्म्स में। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या है? एफिशिएंसी है अबाउट द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मीन पिछली स्लाइड में हम देखे थे कि रिसोर्सेज मीन्स जो मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, ये हमारा रिसोर्सेज है। अबाउट द रिसोर्स मनी रिसोर्सेज के बारे में बताता है, ठीक है? फोकस ऑन द डूइंग टास्क विद द मिनिमल रिसोर्सेज एंड मिनिमम टाइम, ठीक है? मिनिमम रिसोर्सेज एंड मिनिमम टाइम के हेल्प से हम कैसे कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको ही हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये हम लोगों को अबाउट द बताता है कि अबाउट द रिसोर्सेज, मिनिमल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम एंड इफेक्टिवनेस अबाउट द टारगेट। टारगेट क्या है? फोकस ऑन द अचीविंग द डिजायर रिजल्ट रिगार्डलेस ऑफ द रिसोर्स यूज्ड। ये हमको टारगेट के बारे में बताता है, ठीक है? जो हम डिजायर रिजल्ट कैसे अचीव कर सकते हैं रिसोर्सेज को यूज करके, उसको हम इफेक्टिवनेस बोलते हैं। तो प्रोडक्ट इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्ट एफिशिएंसी दोनों का मल्टीप्लायर इफेक्ट भी हम प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, ठीक है? मेनली प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट बाय इनपुट, जहाँ पे हमको आउटपुट मैक्सिमम करना पड़ेगा और इनपुट मिनिमम टू मिनिमम करना पड़ेगा, तभी हम लोगों का प्रोडक्टिविटी मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। और यहाँ पर देखा प्रोडक्टिविटी लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है। जब लेस देन 1 होगा वो इंडस्ट्री और कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी होगा, ठीक है? तो इस स्लाइड में इतना ही है, बाकी आगे देखते हैं। अच्छा, आगे है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बहुत देख लिया, तो इसमें 2-4 चीज़ है जो क्वेश्चन इस पीवाईक्यू उठा के देख सकते हैं। इसमें हम लोगों का ये बैच प्रोडक्शन एग्ज़ाम्पल देते हैं, जॉब प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, इन सब का एग्ज़ाम्पल बहुत पूछता है, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या-क्या प्रोडक्शन है हम लोगों के पास? जानना पड़ेगा कौन सा टाइप का प्रोडक्शन है। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन एंड कंटीन्यूअस प्रोडक्शन, ठीक? तो कंटीन्यूअस प्रोडक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोडक्शन कंटीन्यूअस होगा। ये नहीं कि आज प्रोडक्शन किया
मैन्युफैक्चर किया, कल बंद हो गया, फिर 1 महीने बाद फिर प्रोडक्शन किया। कंटीन्यूअस 24/7 कंटीन्यूअस प्रोडक्शन होगा क्योंकि इस प्रोडक्ट का नीड है। मान लो एक बिस्किट है, ठीक है? इस बिस्किट का प्रोडक्शन कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप मिट बिस्किट का प्रोडक्शन बंद कर दें, कोई और एक कंपनी आके आपका मार्केट खा जाएगा, तो इस प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसे ही मेडिसिन वगैरह इन सब चीज़ों में प्रोडक्शन कंटीन्यूअस प्रोडक्शन रहता है और इंटरमीडिएट एज़ पर द नीड ऑफ द डिमांड और कस्टमर नीड के हिसाब से हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम ये इसमें भी कंटीन्यूअस प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन करते रहे लेकिन ज़रूरत नहीं है ना, हमको जब कस्टमर नीड है, डिमांड है तभी हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है? तो इसमें हमको 3 चीज़ देखने को मिल सकता है। वो है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द बैच प्रोडक्शन और कंटीन्यूअस प्रोडक्शन में मास प्रोडक्शन एंड प्रोसेस प्रोडक्शन। पहले कंटीन्यूअस प्रोडक्शन देख लेते हैं। कंटीन्यूअस प्रोडक्शन में हम लोगों को 2 प्रोडक्शन है, एक प्रोसेस प्रोडक्शन, एक है मास प्रोडक्शन। प्रोसेस प्रोडक्शन नाम से ही पता चल जाएगा, प्रोसेस में 24/7 एक प्रोसेस में चलेगा। नॉन स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन, ठीक है? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, नॉन स्टॉप प्रोडक्शन नॉन स्टॉप होता रहेगा, ठीक है? कोई कहीं पे डिले नहीं है, कुछ नहीं है। अगर एक सप्लाई चेन में अब डिले नहीं है, कुछ नहीं होगा, तो भी प्रोडक्शन आपका डिमांड, कस्टमर सैटिस्फैक्शन फुलफिल करेगा। यहीं पर ये प्रोडक्शन हम अगर रोक देंगे, तो कस्टमर यहाँ पे नाराज़ हो जाएगा, कस्टमर डिमांड फुलफिल नहीं होगा, तब प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये प्रोडक्शन नॉन स्टॉप प्रोडक्शन है। एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा कि प्रोसेस प्रोडक्शन में क्या बोलना चाहता है। ये ऑयल रिफाइनिंग प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन, स्टील का जितने भी टाइप का स्टील है, इस स्टील का बहुत नीड है। केमिकल प्लांट्स, ऐसे मेडिसिन, ये सब इसमें आता है कि प्रोसेस प्रोडक्शन एकदम कंटीन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए। हाई वेरी हाई वॉल्यूम और एक प्रोसेस में वेरी हाई वॉल्यूम मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोडक्शन एक साथ हो रहा है, ठीक है? हाइली ऑटोमेटेड एंड कैपिटल मेनली ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि हाइली ऑटोमेटेड है क्योंकि कंटीन्यूअस प्रोडक्शन में मैन मैन का जो है उससे हम ऑटोमेटेड तरीके से करेंगे तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम आएँगे मास प्रोडक्शन में लार्ज स्केल प्रोडक्शन, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन यूजुअली ऑन एन असेंबली लाइन में हम मास प्रोडक्शन नाम में ही याद है कि मास प्रोडक्शन ज़्यादा वॉल्यूम बहुत हाई रहेगा, ठीक है? मास प्रोडक्शन होगा, तो हम देखें कि प्रोसेस प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन जो कंटीन्यूअस प्रोडक्शन है उसमें वॉल्यूम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम लोग को ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए और लगातार चाहिए। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब में फूड पैकेजेज़ में, ठीक है? हाई वॉल्यूम, लो वैराइटी हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि जो मास प्रोडक्शन में उसमें वैराइटी कैसा होता है? लो वैराइटी हमको ज़्यादा वैराइटी नहीं चाहिए, हमको एक ही टाइप का वैराइटी चाहिए बट हाई वॉल्यूम में चाहिए। उसके बाद है हाई ऑटोमेटेड है इकोनॉमिक ऑफ स्केल उसके बाद आते हैं बैच प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में होता है बैच प्रोडक्शन में प्रोडक्शन इन ग्रुप बैच में होता है जैसे बेकरी आइटम, क्लॉथ बैचेस, फार्मास्यूटिकल और फीचर्स क्या होता है मीडियम वॉल्यूम प्रोडक्शन। इसमें क्या देख रहे हैं कि सभी हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन रहता है, ठीक है? जो लो वैरायटी एंड हाई वॉल्यूम और इसमें देख रहे हैं मीडियम वॉल्यूम, मॉडरेट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? चेंज ओवर टाइम बिटवीन बैचेस हम एक बैच से दूसरे बैच में चेंज कर सकते हैं। और जॉब प्रोडक्शन में क्या है? जॉब प्रोडक्शन में प्रोडक्शन कस्टम मतलब कस्टम मेनली कस्टमाइज़ प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें लो वैरायटी है, इसमें वैरायटी जो होगा ना वो हाई रहेगा, ठीक है? हाई वैरायटी होगा एग्ज़ाम्पल कस्टम फर्नीचर एक हमारा कस्टमर है, उसको एक फर्नीचर ऐसा चाहिए, एक सुंदर-सा चाहिए डेकोरेटेड और किसी एक कस्टमर है जिसको मिनिमल एक चाहिए फर्नीचर, तो प्रोडक्शन उसमें वैरी कर किया ना, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें वैरी किया, तो उसमें हम मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसमें जॉब प्रोडक्शन इंडिविजुअल वर्क करना पड़ेगा ईच जॉब के लिए। लो प्रोडक्शन वॉल्यूम, स्किल लेबर रिक्वायर्ड एंड हाई फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? उसके बाद आता है प्रोडक्शन इसमें यूनिक, लार्ज स्केल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन टिपिकली एट द स्पेसिफिक लोकेशन एक स्पेसिफिक लोकेशन में
अ, होता है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन जिसमें शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन जिसमें एक लोकेशन फिक्स्ड होगा जहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट जाके वहाँ पे काम करेगा, ठीक है? कहीं पे तो शिप मेकिंग हो रहा है, ठीक है? शिप बिल्डिंग हो रहा है। वहाँ पर तो शिप को लेके नहीं आएगा ना इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री खुद चल के जाएगा, शिप वहाँ पर बनाएगा, ठीक है? उसको भी बोलते हैं प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। कंस्ट्रक्शन जो होता है फ़िल्म प्रोडक्शन इन सब में फिक्स्ड पोज़ीशन लेआउट एक क्वेश्चन है कि फिक्स्ड पोज़ीशन लेआउट किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन को। हाई कस्टमाइज़ेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लार्ज रिसोर्सेज़। तो इन सब चीज़ों से छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल वगैरह पूछे जाते हैं, तो इन सबको एक बार देख लेना होगा, ठीक है? तो इसके बाद हम आएँगे मेन जो चैप्टर है कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है? अभी हम धीरे-धीरे ब्रेक इवन एनालिसिस की तरफ जाएँगे। उसके पहले हम कॉस्ट एनालिसिस देख लेते हैं कि कॉस्ट एनालिसिस क्या है? कितने टाइप का कॉस्ट हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? सेल्स क्या है? टोटल कॉस्ट क्या है? कुछ नहीं है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। कॉस्ट एनालिसिस में हमको फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा कि प्राइम कॉस्ट क्या है? प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट हम दोनों बोल सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट को हम बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस इसमें हम डायरेक्ट को ऐड करेंगे सब में, ठीक है? ऐड नहीं किया है, आप लोग जब नोट्स बनाएँगे तो डायरेक्ट ऐड कर लेना। कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है? तो इसमें टू प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करने में जो डायरेक्ट मटेरियल जो लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल्स मीन्स जो रॉ मटेरियल डायरेक्ट यूज़ होता है, जो वुडन कुछ बनाना होगा हमको, वुड तो एक डायरेक्ट रॉ मटेरियल हुआ ना, लेबर हो गया जो डायरेक्ट उस वुडन ब्लॉक से एक वुडन फर्नीचर वगैरह बना रहा है, तो लेबर जो है वो डायरेक्ट लेबर कहलाता है, एक्सपेंसेस वगैरह जो रॉ मटेरियल परचेज़ करने में, जो सेटअप कॉस्ट करने में, जो एक्सपेंसेस वगैरह रहता है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आ जाता है। उसके बाद एक्सपेंसेस में हम एक एग्ज़ाम्पल जैसे मशीन का एक्सपेंसेस हो गया, मेंटेनेंस और मशीन का जो मेंटेनेंस वगैरह टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट बोल सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट बोल और इसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है? इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे क्या देख रहे थे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल मीन्स वुडन फर्नीचर बनाने के लिए वुड को डायरेक्ट मटेरियल में कंसीडर किया। डायरेक्ट लेबर में जो लेबर मेरा स्किल वर्कर है वुडन ब्लॉक से वुडन फर्नीचर बना रहे हैं, तो वो डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर जो प्राइम कॉस्ट में काउंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर, ये कौन-सा इनडायरेक्ट लेबर का एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट मटेरियल मीन्स अगर मान लीजिए आप मेटल का कुछ बना रहे हैं, ठीक है? तो मेटल जो रॉ मटेरियल स्टील या कास्ट आयरन जो भी हो, वो रॉ मटेरियल तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल जो कटिंग फ्लूइड यूज़ होगा जो कूलेंट यूज़ होगा, लुब्रिकेंट यूज़ होगा, वो सब चीज़ होगा कि इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल में। वो भी तो रॉ मटेरियल है, लेकिन वो डायरेक्टली मेरा इंडस्ट्री में हेल्प नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। तो इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल होगा और इनडायरेक्ट लेबर मीन्स जब आप इंस्पेक्शन करेंगे, जब सिक्योरिटी रखेंगे, जो शिपिंग वगैरह जो ड्राइवर वगैरह वो जो लेबर है ना, वो तो डायरेक्ट मेरा स्किल लेबर नहीं है ना, जो मेरा रिक्वायर्ड था इस एक वुडन ब्लॉक को कन्वर्ट करने में। तो वो जो लेबर है, जो इंस्पेक्शन वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह, तो वो लेबर हमारा इनडायरेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि शिपिंग कॉस्ट, ट्रैवलिंग, टैक्सेस वगैरह, ये सब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएँगे। This cost helps direct cost to convert into output. इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करने के लिए इन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को आना ही होगा डायरेक्ट कॉस्ट के साथ। उसके बाद हम देखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट होगा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में मीन्स डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी हम बोल सकते हैं। ऑल्सो डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट हम याद रखें कि फैक्ट्री कॉस्ट में दोनों आएगा, एक डायरेक्ट कॉस्ट भी आएगा, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आएगा, ठीक है? उसके बाद हम गाएँगे टोटल कॉस्ट। ये तो हो गया फैक्ट्री कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट होगा फैक्ट्री कॉस्ट उसको काउंट करेंगे
सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उसके बाद हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि एडवर्टाइज़मेंट ऐड लग रहा हूँ। उसके बाद और भी जो एक्सपेंसेस होगा, जो कॉस्ट होगा, तो इसमें काउंट होगा, ठीक है? टोटल कॉस्ट के अंडर काउंट होगा। टोटल कॉस्ट के अंडर काउंट होगा। और टोटल सेल्स क्या है? टोटल सेल्स इज़ टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है? टोटल सेल्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाद में देखेंगे। टोटल सेल इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू ठीक है, बाद में देखते हैं। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज़ टोटल सेल, और टोटल सेलिंग कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट, इसको हम बोल सकते हैं। इसमें हम प्रॉफिट को एक फ़ॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट, जहाँ से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सेल ज़्यादा होगा कॉस्ट से तो प्रॉफिटेबल होगा, अगर सेल कॉस्ट से कम होगा और ज़्यादा होगा तो ये लॉस में होगा। ठीक, यही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट एनालिसिस में, जहाँ पर हमको टाइम कॉस्ट, मेनली डायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम बोल सकते हैं, और एक टोटल कॉस्ट जो कि फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सबको काउंट करके टोटल कॉस्ट आता है। ठीक है, और टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को हम काउंट करेंगे। इसमें प्रॉफिट भी ऐड होगा, टोटल कॉस्ट इस सबको ऐड होगा, प्लस उसके साथ प्रॉफिट को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक कॉस्ट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। इसको हम जितना स्टार लगाए उतना कम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आरआरबी जेईई के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता ही आता है। ठीक है, तो ब्रेक ब्रेक इवन एनालिसिस होता है क्या? लंबा चौड़ा टर्म है ब्रेक इवन एनालिसिस, बीईए, आल्सो हम इसको सीपीवी एनालिसिस भी बोल सकते हैं। सीपीवी एनालिसिस मीन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, इन शॉर्ट टर्म सीपीवी एनालिसिस क्या होता है? इस सब को छोड़िए, मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में बताता हूँ कि ब्रेक इवन एनालिसिस होता है क्या? ब्रेक इवन एनालिसिस मीन्स एक इंडस्ट्री और एक कंपनी में एक प्रोडक्ट होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी होगा, जो जित ये वाला क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जब हमने कर लिया, तब मेरा प्रॉफिट जो है, वो प्रॉफिट भी नहीं रहेगा, और वो कंपनी लॉस में भी नहीं जाएगा, प्रॉफिट में भी नहीं जाएगा। ठीक है? मान लीजिए एक 100 प्रोडक्ट हमने 100 प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर कर लिए, ठीक है? अब हमको पता है कि मेरे पास एक चार्ट आ गया, मेरे पास एक डाटा आ गया कि 100 प्रोडक्ट मैंने अब अगर इस प्रोडक्ट का, इस प्रोसेस का मैन्युफैक्चर का जब 100 प्रोडक्ट मैंने बना लिया, तब मेरा जो बिज़नेस है, इंडस्ट्री या कंपनी है, वो नो प्रॉफिट, नो लॉस स्टेज में आ जाएगा। तो मेरे को पता चल गया कि 100 प्रोडक्ट मेरे को मैन्युफैक्चर करना ही होगा, ठीक है? अगर 100 से ज़्यादा कर लिया, ग्रेटर देन 100 कर लिया, ग्रेटर देन 100 कर लिया, तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा, उसके नीचे करूँगा तो लॉस में चला जाऊँगा। तो यही बेसिक फंडामेंटल है ब्रेक इवन एनालिसिस के। जो मेरे को एक जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है उसको मेरे पास होना चाहिए। क्या इतना नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करूँ तो एक नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज में आ सकता हूँ। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करेंगे, वो हम मेरा प्रॉफिटेबल बिज़नेस में प्रॉफिट ऐड करेगा। ठीक है? तो प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन कौन-कौन चीज़ों में डिपेंड करता है, जो की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक है सेलिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों को हम बाद में देखते हैं, ठीक है? ये याद रखेंगे कि सेलिंग कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, टोटल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। टोटल कॉस्ट मैंने बोला था कि जो फैक्ट्री कॉस्ट रहेगा, टोटल कॉस्ट हम यहाँ पे डिस्क्राइब किए। जो फैक्ट्री कॉस्ट रहेगा, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, एड, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें टोटल कॉस्ट आया है, ठीक है? तो टोटल कॉस्ट आया, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्ट हमको मैन्युफैक्चर करना है, उसका वॉल्यूम को हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है? रिलेशन बिटवीन दिस 3 इन ब्रेक इवन एनालिसिस, इस तीनों का जो रिलेशन है, वो मेरे को ब्रेक इवन एनालिसिस के हेल्प करेगा, ठीक है? तो ब्रेक इवन एनालिसिस हम बाद में करेंगे, तो इन तीनों चीज़ों का हमको ज़रूरत पड़ेगा। ब्रेक इवन डिपेंड्स ऑन, और हम बोल सकते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस बेस्ड ऑन इन 3 टर्म्स: सेलिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ टोटल कॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और नंबर ऑफ प्रोडक्ट।
मोस्ट यूज़फुल टेक्निक फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसका मतलब क्या? ब्रेक इवन एनालिसिस एक मोस्ट यूज़फुल टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से क्या मेरे पास एक डाटा आ गया ना, एक चार्ट आ गया कि मेरे पास इतना प्रोडक्ट का, अगर मान लीजिए मेरे पास एक डाटा है कि ये वाला मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मेरे को एक्स प्रोडक्ट मेरे को मैन्युफैक्चर करना है और एक्स प्रोडक्ट के लिए मेरा 100 प्रोडक्शन ज़रूरी है। तभी हम मैन्युफैक्चर का प्रॉफिटेबल नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज में आ सकते हैं। तो हम उसमें एक डाटा आ गया तो हम उससे एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरे पास अगर 150 ऑर्डर आया तो हम कितना उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं, उसमें कितना कॉस्ट जाएगा, सेल जाएगा। तो सब कुछ हम इसमें एक यूज़फुल टेक्निक है मेनली एक इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, ठीक है? तो एक लाइन है जिसमें इसमें 0 पकड़ लेते हैं, उसमें लॉस होगा, नेगेटिव है और इसमें जाएँगे प्रोडक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैंने जो बोल रहा था 100 ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम एन से डिनोट करें नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसमें से इससे ज़्यादा होगा, ठीक है? तब हम प्रॉफिटेबल बिज़नेस में आएँगे। अगर अगर ये एन का वैल्यू हम 100 पकड़ लेते हैं, ठीक है? अगर ये एन से ज़्यादा होगा, 110, 150 जितना भी होगा, मेरा बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है? लेकिन ये अगर 90 अ, 70 ऐसा कुछ होगा तो मेरा बिज़नेस लॉस मेकिंग होगा। तो ये जो एन है, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट और इसको ही हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट और बाद में देखेंगे वो ब्रेक इवन पॉइंट में जो पॉइंट आएगा, इस ये टोटल जो है इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज आता है। ये एन क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज जहाँ पे मेरे को प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को एक एनालिसिस हो रहा है कि एक और कि मेरा कितना प्रोडक्ट हो गया है और कितना प्रोडक्ट करने में मेरा बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है? तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस के। उसके बाद कंडीशन है जो रेवेन्यू इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑलवेज़, ठीक है? ब्रेक इवन एनालिसिस में मैंने बोला था कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस जो रेवेन्यू होगा, वो जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया उससे इक्वल हो जाएगा। टोटल सेल इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट एट द ब्रेक इवन पॉइंट। बाद में देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट जो बोला है, ये ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे है? वो बाद में जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा उसमें देखते हैं। तो एक रेवेन्यू इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल सेल इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट आ गया। एट द ब्रेक इवन डिपेंड्स ऑन द और ये ब्रेक इवन एनालिसिस बेस्ड ऑन द ये देखिए टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आएँगे कि टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज़ यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है इसका कुछ और टर्म से हम डिनोट करेंगे, ठीक है? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट एक सर्टेन नंबर ऑफ मान एक्स नंबर ऑफ अच्छा क्यू नंबर ऑफ क्वांटिटी मेरे को प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो उसके लिए टोटल कॉस्ट क्या होगा? उसके लिए टोटल कॉस्ट को हम 2 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। एक तो हो गया फिक्स्ड कॉस्ट और एक हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। क्या फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट? पहले तो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट एक है कि जो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट कुछ मान लीजिए क्यू नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये क्यू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने में मेरा जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा? इसको ही बोलते हैं टोटल कॉस्ट लेकिन टोटल कॉस्ट 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर लिखा है कि अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल में जिसको हम बात नहीं दे सकते, ठीक है? जिसको लेके चलना ही पड़ेगा। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है, इसको लिखा है अवॉइडेबल कॉस्ट। इसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट मेरा हमेशा जुड़ा होगा, ठीक है? वो अगर 0 नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करें तब भी फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। हम 100 कर रहे हैं तब भी आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा आएगा, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल की मदद से देखते हैं। अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? फिक्स्ड कॉस्ट अगर मान लीजिए आपके पास एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के लिए एक लोकेशन, एक स्पेस की ज़रूरत है, उसमें रेंट लगेगा, ठीक है? रेंट पे लिया हो कुछ, तो रेंट हो गया। उसके बाद हो गया अच्छा देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच रिमेन्स द सेम ऑन एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। समझ नहीं आया ना? तो ये है कि हम देखते हैं एग्ज़ाम की मदद से रेंट हो गया, सेटअप कॉस्ट हो गया, एडवर्टाइज़मेंट हो गया, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट के अंडर आता है। फिक्स्ड कॉस्ट मीन मेरा जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तब भी मेरे को पहले से ये देना पड़ेगा, ठीक है? मेरा बिज़नेस स्टार्ट करने के पहले ही मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट दे देना पड़ेगा। एक रेंट मेरे को भर देना होगा, सेटअप मेरे को जो मशीन वगैरह
मैन्युफैक्चरिंग पूरा डिपार्टमेंट बनाना होगा, तो सेटअप कॉस्ट मेरे को सेटअप करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड मेरे कॉस्ट मेरे को दे दिया होगा, ठीक है? तो कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहेगा और व्हिच रिमेन्स सेम ऑन द एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट जितना भी आउटपुट पे डिपेंड ही नहीं करेगा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है? और इन्वेस्ट बिफोर इट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। यही लाइन बोल रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग के पहले ही मेरा फिक्स्ड कॉस्ट हो चुका है, ठीक है? कॉस्ट मेरा निकल चुका है। ये होगा फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि एक मेरा शॉप खोलूँगा, उसके ₹10,000 रेंट है। ये रेंट मेरा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। मैंने जब शॉप लिया तभी रेंट दे दिया, तो अब मेरा प्रोडक्ट भी सेल नहीं हुआ, मैंने प्रोडक्ट बेचा नहीं, लेकिन मेरे को दे देना पड़ेगा ना पहले ही। तो यही होगा फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल क्या कॉस्ट क्या है? व्हिच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट मीन्स इन सिंपल टर्म्स ऑफ मेरे को जितना क्वांटिटी मैं प्रोड्यूस करूँगा उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी अप एंड डाउन हो, ठीक है? सिंपल टर्म्स वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट जब बढ़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट जब बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था ना, जो रेंट का हो गया, वो तो फिक्स्ड कॉस्ट में चला गया, लेकिन मेरा ₹15 पर यूनिट सेलिंग हुआ है, ठीक है? उसमें से मेकिंग ₹10 पर यूनिट। मैं जितना रुपए में एक यूनिट को बेचूँगा, उतना मेरे को प्रॉफिट मिलेगा मेकिंग। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? ये अवॉइडेबल है, ठीक है? और कंपनी फेस व्हाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स। जब हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरे पास ऑर्डर आया कि मेरे को 100 यूनिट्स ऑफ एक वुडन फर्नीचर चाहिए, तो मेरा उस समय कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि मेरा रॉ मटेरियल में कितना वुड चाहिए, क्या चाहिए। तो ये वाला मेरा जो कॉस्ट है वो 100 के हिसाब से हुआ। उसके बाद मेरा कम ऑर्डर आया, 10 का ऑर्डर आया, तब मैं वुडन ब्लॉक की 100 की जगह लूँगा? नहीं, मैं 10 का जो वुडन है वो लूँगा ना। तो ये वैरी कर रहा है कि क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटी बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, क्वांटिटी कमेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम जाएगा। वही लिखा है, जैसे कि डिलीवरी कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट एक अच्छा एग्जांपल है। मान लो आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी में 50 आइटम, 50 क्वांटिटी हम डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है? गाड़ी में, ठीक है? मेरा 50 क्वांटिटी गाड़ी में डिलीवर हो सकता है, मेरा पास 50 ही ऑर्डर आया, तो मैं एक बार में, वन टाइम में मैं डिलीवर कर दिया, ठीक है? अगर मेरे पास 150 क्वांटिटी का ऑर्डर आ गया, उस सेम ट्रक में मेरे को डिलीवर करना होगा। मेरे को 3 टाइम्स लगेगा ना, 3 बार जाने में, आने-जाने में होगा। तो इसमें मेरा जो कॉस्ट हुआ ना, तो डबल हो जाएगा। जो डिलीवरी कॉस्ट, जो ट्रैवल कॉस्ट, वो डबल 3 टाइम्स हो गया। तो इसमें मेरा कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया, है ना? तो कॉस्ट कैसे इंक्रीज़ हुआ? क्वांटिटी बढ़ा ना, यहाँ पे क्वांटिटी 100 इंक्रीज़ हुआ, उस हिसाब से मेरा कॉस्ट भी बढ़ गया। 3 टाइम्स का ट्रैवल कॉस्ट इंक्लूड हो गया, इसलिए इंस्पेक्शन कॉस्ट, क्वांटिटी कम रहेगा, 10 क्वांटिटी होगा तो इंस्पेक्शन का कॉस्ट कम होगा। अगर मेरे पास 1000 का यूनिट का मास प्रोडक्शन का कुछ आ गया, तो उसमें इंस्पेक्शन कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगा। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, जो कि टोटल कॉस्ट के अंडर आता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? होपफुली ये समझ आ गया। इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तो बोल दिया मैंने कि ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा और वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा। लेकिन ये ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? तो हम वी से वेरिएबल कॉस्ट को, स्मॉल वी से वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड डिनोट करेंगे, क्यू से क्वांटिटी प्रोड्यूस को डिनोट करेंगे, ठीक है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम बोलेंगे कैपिटल वी इज इक्वल टू स्मॉल वी इंटू क्यू, ठीक है? स्मॉल वी इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट एंड नंबर ऑफ क्वांटिटी। टोटल होगा जो, जब क्वांटिटी से एक सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा ना। तो पहले हम देख लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एक कॉस्ट एंड क्वांटिटी का ग्राफ है, ठीक है? क्वांटिटी हो गया एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हमका कॉस्ट आ गया। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट क्यों हो रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट पहले ही कॉस्ट इंक्लूड हो रहा है, 0 यहाँ पे 0, 10, 20, 30,
लेकिन जब मेरा क्वांटिटी 0 हो गया तब कहाँ से कॉस्ट आ गया? यही कॉस्ट हम लोगों का है रेंट कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, है ना? तो रेंट कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट तो मैं पहले ही दे दिया हूँ ना, तो फिक्स्ड क्वांटिटी के डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये लीनियर ग्राफ है। यहाँ पे क्वांटिटी जब 10 है तब भी मेरा कॉस्ट इतना ही है, क्वांटिटी जब मेरा 20 है तब भी मेरा कॉस्ट है ये, क्वांटिटी जब 30 है मेरा वही मेरा कॉस्ट है। तो ये ग्राफ लीनियर ग्राफ है, ठीक है? और ये वाला ग्राफ जो कॉस्ट और क्वांटिटी का यूनिट और क्वांटिटी का जो ग्राफ है, ये वाला मेरा वेरिएबल क्वांटिटी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। जब मेरा यहाँ पे 0 था, 10 था, 20 था, 30 था, ठीक है? 10 में मेरा कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, कोई क्वांटिटी कुछ यूनिट ही नहीं हुआ, तो मेरा कॉस्ट भी 0 ही होगा ना? मेरा इंस्पेक्शन कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट जो-जो मैंने पढ़ा था ना यहाँ पे, ये जो डिलीवरी कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये सब कॉस्ट कहाँ से आएगा जब मेरा प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन जब मेरा प्रोडक्शन हो गया, 10 यूनिट हो गया, तब मेरा यहाँ पे कॉस्ट आ गया, तो इसको हम जोड़ लेंगे। फिर मेरा 20 प्रोडक्शन हो गया, तब मेरा कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो गया। जब मेरा 30 प्रोडक्शन हो गया, मेरा कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो गया। ये जो लाइन होगा ना, इस लाइन का स्लोप का इक्वेशन होगा कैपिटल V इज़ इक्वल टू स्मॉल v इंटू Q। स्मॉल v इज़ इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट प्रोडक्ट विथ मल्टीप्लाई विथ द नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ आ गया ये, ठीक है? तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस होगा ये प्लस वेरिएबल कॉस्ट, मैंने क्या बोला? स्मॉल v इंटू क्यू। स्मॉल v इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वांटिटी और क्यू है नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है? और जो चार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटर दोनों एक साथ है, तो ये कॉस्ट है यूनिट का, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, और वेरिएबल कॉस्ट हो गया वेरिएबल कॉस्ट जो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है? और ये टोटल जो हो गया टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? होपफुली ये समझ आ गया हम लोगों को। हायर द आउटपुट लार्जर द वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब क्या हो? आउटपुट मेरा जितना ज्यादा होगा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट उतना ज्यादा होगा। मतलब आउटपुट मीन्स नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना? नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होगा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होगा। यही तो बोल रहा हूँ ना, वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होगा, क्योंकि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। वेरिएबल कॉस्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आउटपुट जितना ज्यादा होगा वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी से और इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन इसमें है, क्वांटिटी आउटपुट बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। और एक है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट बाय वेरिएबल कॉस्ट, ये जानते हैं हम लोग। और उसके बाद आता है टोटल सेल ग्राफ। टोटल सेल का जो ग्राफ है, ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ हो गया। ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ हो गया जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों है। और ये वाला ग्राफ फिक्स्ड कॉस्ट का यहाँ से आया और ये वाला वेरिएबल का यहाँ से आया, ठीक है? और उसके बाद हम आते हैं कि अच्छा, यहाँ से स्टार्ट क्यों हुआ, यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जब स्टार्ट हो रहा है ना, तब तो जीरो से हो रहा है, लेकिन उसमें फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ठीक है? तो उससे वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जब आएगा, उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट नहीं रहेगा। अगर यहाँ से आता तो वेरिएबल कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट ऐड होता, लेकिन तब वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी एडेड है, ये वाला कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट का एडेड है, ठीक है? जब इसमें आएगा फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे तो फिक्स्ड कॉस्ट कुछ तो होगा ना, एक्स तो होगा। तो इस यहाँ पे जब बढ़ेगा, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी आएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा, दोनों इंक्लूड होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और कुछ है जो टोटल सेल ग्राफ, इफ प्रोडक्शन इज 0, सेल्स इज 0, कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ, सेल भी कुछ नहीं होगा। लेट कैपिटल एज इज इक्वल टू सेल प्राइस पर यूनिट, स्मॉल एज, सॉरी, ये स्मॉल एज है। स्मॉल इज इक्वल टू सेल माने एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, और क्वांटिटी क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पर भी सेम था। और कैपिटल एज, ये वाला कैपिटल एज है, कैपिटल एज इक्वल टू स्मॉल एज इनटू क्यू, नंबर ऑफ यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ वन यूनिट इनटू क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी।
और यहाँ पे कैपिटल वी का जो देखा था टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस और टोटल सेल इज इक्वल टू कैपिटल एस ये वाला देखा और टोटल सेल का ग्राफ क्वांटिटी और सेल्स के हिसाब से ये कॉस्ट था। जब कॉस्ट का ग्राफ हम कर रहे थे टोटल कॉस्ट निकाल रहे थे तब सेल होगा तब ये होगा और टोटल कॉस्ट ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सेल बढ़ेगा क्वांटिटी बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, क्वांटिटी जीरो रहेगा तो सेल भी जीरो रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी जब बढ़ा सेल भी बढ़ा तो ऐसे ही रहेगा। सेल का उतना हिसाब नहीं है लेकिन जो कॉस्ट का दोनों है फिक्स्ड कॉस्ट का इसको आप दिमाग में रखना और ये वाला वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, इसके बाद हम आएंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन एनालिसिस हमको समझ में आ गया, कॉस्ट क्या-क्या है, कौन-सा कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट में क्या रहता है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या रहता है। अब इसी को हम लेकर इसकी हेल्प से ही हम ब्रेक इवन एनालिसिस बनाएँगे। जहाँ पे हम कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे और क्वांटिटी को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हम देखिए पहले हम ये 3 ग्राफ अच्छा ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये तीनों ग्राफ को हम एक ही ग्राफ में कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करेंगे तो ये आना यहाँ पे जो ये वाला लाइन हम करेंगे तो ये आएगा कि मेरा ये फिक्स्ड कॉस्ट हुआ, वेरिएबल कॉस्ट हुआ, टोटल सेल हुआ, तो ये हुआ टोटल सेल का ग्राफ, टोटल कॉस्ट का लाइन। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज यूनिट्स हुआ और कॉस्ट। तो उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा कुछ है कि यहाँ पे ये वाला इंटरसेक्ट जब कर रहा है टोटल सेल टोटल कॉस्ट तब ये वाला हम बोल रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट जो पहले बोला था तो ये क्या हुआ, ये पे लॉस यहाँ पे प्रॉफिट क्यों हो रहा है जब टोटल सेल में टोटल कॉस्ट लाइन टोटल कॉस्ट लाइन का ग्राफ में टोटल कॉस्ट का लाइन टोटल सेल का लाइन में के ऊपर होगा तब ये लॉस में होगा। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जब ये इंटरसेक्ट करेगा ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज एन क्वांटिटीज तो यहाँ पे इतना हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जहाँ पर हमको नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज मिलेगा। ठीक है, उसको ही हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं जहाँ पे नो प्रॉफिट नो नो प्रॉफिट इसके पीछे वाला जहाँ कुछ होगा उसको हम लॉस में कन्वर्ट काउंट करके और इसके आगे वाला जो होगा उसका हम प्रॉफिट में काउंट करें। ब्रेक इवन एनालिसिस में हम पढ़ रहे थे ना जब हमको इतना प्रोडक्ट करने से हमको नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज पे आएंगे लेकिन इससे कितना ज्यादा करेंगे तो प्रॉफिटेबल होगा, तो इससे कितना ज्यादा ये वाला ज्यादा है तभी हम प्रॉफिट में आ रहे हैं। अगर हम यहाँ इस रीजन में रहते तो ये हम लॉस मेकिंग हो रहा था। तो टोटल सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो कि हम देख रहे हैं जहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट है ये टोटल सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ये भी देखे थे और टोटल कॉस्ट में हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ क्वांटिटीज और उसके बाद टू अर्न समथिंग द स्लोप ऑफ द सेल्स लाइन इज मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टोटल कॉस्ट लाइन। टोटल कॉस्ट लाइन का जो स्लोप है उससे टोटल सेल लाइन का जो स्लोप है वो ज्यादा होना चाहिए टू अर्न समथिंग कुछ अर्न करने के लिए। यही बोला ना कि जो ये वाला लाइन टोटल सेल का लाइन टोटल कॉस्ट के लाइन के ऊपर रहेगा तभी हम कुछ अर्न कर पाएंगे। अर्न मीन्स प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्रेक इवन चार्ट, यही वाला कंटिन्यू हो रहा है और टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन चार्ट का एक ही मकसद है कि ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है और क्या प्रॉफिटेबल हो रहा है उस लाइन देखेंगे स्लोप देखेंगे तो क्या हो रहा है वो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म मैंने थ्योरेटिकल के लिए ब्रेक इवन point is the volume of production at that point, value of the total cost is equal to total sale and there is no profit and loss। ये तो पहले ही हम बोल चुके हैं ना, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल, रेवेन्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये सब सेम ही है। इसको ही बार बार बोल रहे हैं कि टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एंड देयर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट ये वाला पॉइंट जहाँ पे टोटल सेल का लाइन ये रहा टोटल सेल का लाइन और ये रहा टोटल कॉस्ट का लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और इसमें हम देखेंगे कुछ चीज जहाँ पे ये रहा क्वांटिटी, क्वांटिटी का ग्राफ है, क्वांटिटी एट मैक्सिमम, क्वांटिटी एट जीरो। यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट हुआ ना वहाँ पे कॉस्ट कितना आया, वहाँ पे क्वांटिटी हम कितना निकाले तो यहाँ से हम क्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो क्यू इससे ज्यादा होगा तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जाएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में
हम इससे कितना ज़्यादा क्वांटिटी और प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम सेफ्टी में होगा, ठीक है? एक सेफ्टी मार्जिन में होगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन सेल, सेल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जो भी कॉस्ट आएगा, तो कॉस्ट मार्जिन ऑफ सेल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ सेल, इसको हम एमओएस एस बोल सकते हैं और इसको हम एमओएसक्यू बोल सकते हैं, ठीक है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन क्वांटिटी, वही हुआ ना। तो इसमें कोई इस क्वांटिटी से कितना क्वांटिटी और प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर करें जो हम सेफ्टी मार्जिन ऑफ जो है सेफ्टी है वो पॉजिटिव में आ सकता है, ठीक है? ये तो हम पता है ये प्रॉफिट होगा और ये लॉस होगा, इसके ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, इसके नीचे वाला सभी लॉस होगा। और ये थीटा क्या है? थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंट। मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो है एंगुलर इंसिडेंट इज मोर, मोर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा, जितना ज्यादा होगा, मान लो इतना हुआ, तो तब शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा, इस तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है? इट इज द एंगल एट व्हिच टोटल सेल लाइन कट द कॉस्ट लाइन, वही ना, टोटल सेल लाइन टोटल कॉस्ट लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट का जो एंगल हुआ वही थीटा है। थीटा से हम एक रफली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टोटल सेल, टोटल ये का कितना क्या है। और एक चीज है टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये पहले जान चुके हैं हम। टोटल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम एक फॉर्मूला से देखेंगे अब। तो ये टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल सेल इज इक्वल टू एस, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एफ प्लस वी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमने पढ़ा था, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को लिखा है यहाँ पे प्लस प्रॉफिट। कैपिटल एस इज इक्वल टू की एक सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना सेल सेल हुआ, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, और ये वी डॉट क्यू वेरिएबल कॉस्ट पर सिंगल यूनिट, ठीक है? तो इसका एस कैपिटल एस है और कैपिटल वी है, स्मॉल एस into small v, a small v, small s into q is equal to a plus small v into q plus p, सेम टू सेम है, जस्ट v को कन्वर्ट किया और s को कन्वर्ट किया, और v q को इस साइड लेके गया, ये वाला आया, q कॉमन आया, s स्मॉल s माइनस स्मॉल v, p प्लस f क्वांटिटी, यही तो चाहिए था ना हमको, क्वांटिटी एंड ब्रेक इवन पॉइंट। मेरा ब्रेक इवन जो पॉइंट आया ना, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट में ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे क्वांटिटी हमको यही तो काउंट करना है, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, तो उसको हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि P प्लस एफ, P प्लस ये नॉर्मल क्वांटिटी है, ठीक है? ये क्वांटिटी P प्लस एफ, ये नीचे आ जाएगा एस माइनस क्यू, एस माइनस पी, ठीक है? नंबर ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटी एट प्रॉफिट, प्रॉफिट है क्वांटिटी कितना है, प्रॉफिट मान लो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, ये वाला क्वांटिटी का हम बात करें, जब मेरा प्रॉफिटेबल है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द यूनिट्स, प्रॉफिट में क्वांटिटी कितना है। जब मेरा यही क्वांटिटी यहाँ पे क्वांटिटी एट बीईपी लिखा होगा, क्वांटिटी एट ब्रेक इवन पॉइंट, तब मेरा क्वांटिटी क्या होगा, एक तो ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसके बाद सेल हुआ, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट हुआ, लेकिन मेरे को तो पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे पी तो नहीं आएगा ना, पी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तब आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बी पी, क्वांटिटी बी पी में हो जाएगा। ये वाला क्यू क्या है, ये वाला क्यू यहाँ का क्यू है, जो क्वांटिटी एट प्रॉफिट में है। जब प्रॉफिट को हम कंसीडर करेंगे, जब प्रॉफिट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तभी तो प्रॉफिट एफ बाई एस माइनस क्यू हो जाएगा, क्वांटिटी एट बी क्यू। ये वाला फॉर्मूला दोनों आता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल भी आता है और थियोरेटिकल भी आता है। उसके बाद टोटल सेल एट बीईपी, टोटल सेल मीन एस इंटू क्यू बीईपी, टोटल सेल कैपिटल एस इज इक्वल टू स्मॉल एस इंटू क्यू, बट ये वाला क्यू बीईपी का होगा, तो एस इंटू क्यू बीईपी होगा, ठीक है? तो स्मॉल एस इंटू क्यू इंटू बीईपी, हम लोग यहाँ से आ सकते हैं, ए बाई स्मॉल एस माइनस
स्मॉल बी, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट ये वाला एस इंटू ए बाई स्मॉल एस इंटू वी, ये भी इम्पोर्टेंट है। टोटल सेल एंड बीईपी इज इक्वल टू एस इंटू ए बाई स्मॉल एस माइनस बी। टोटल सेल एंड बीईपी कैपिटल एस, ये वाला फॉर्मूला ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इसको किससे डिनोट करते हैं? एफ इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, क्यू इज इक्वल टू number of quantities, v is equal to variable cost, number of units, variable cost one of one unit, एक यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल बी, स्मॉल इज सेलिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट के लिए सेलिंग कॉस्ट कितना होगा, टोटल सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, इसमें फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जो पुट किया है ना ये वाला, ये कैपिटल V इज इक्वल टू Q इंटू स्मॉल v, कैपिटल A इज इक्वल टू A स्मॉल s इंटू Q, यही है वाला। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये है कि सीएम से डिनोट करते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल जो कॉस्ट होगा, टोटल सेल सॉरी टोटल सेल कॉस्ट होगा माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मींस जो फॉर्मूला आएगा इसमें, इसमें आएगा एस माइनस वी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, एस माइनस वी इंटू क्यू, इसमें क्या सीएम को क्या बोले, एस माइनस क्यू वी जो है इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि फॉर सेलिंग ऑफ वन यूनिट कंट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट, एक यूनिट सेल करने में वो मेरे को प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको ही हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोल रहे हैं, है ना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज एक यूनिट सेल करने में मेरे को प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, उसको ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोल रहा है। तो एक यूनिट से हमको मल्टीपल यूनिट, क्यू यूनिट हमको पता चल जाएगा। तो एक बेसिक फॉर्मूलास है, एक तो ये है, अब फॉर्मूलास एक बार लिख दे रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूलास हमको, हाँ एग्जाम में इम्पोर्टेंट, नॉर्मल क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई स्मॉल एस माइनस वी, सब यूनिट्स में होगा, यूनिट्स क्यू बी पी is equal to A by profit is equal to 0, S minus V where P is equal to 0। उसके बाद आएगा टोटल सेल का, टोटल सेल इज इक्वल टू एस बाई एस इंटू एफ बाई एस माइनस वी। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद देखिए प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, छोटा सा चीज है, सेम सिमिलरली जो एस एस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू ये वाला हो गया। अब क्वांटिटी जब कुछ जीरो होगा तब प्रॉफिट इज इक्वल टू नेगेटिव होगा, क्वांटिटी अगर जीरो हो गया तो प्रॉफिट इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद आएंगे बीईपी एफ एफ डिवाइड बाई एस माइनस वन, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट देख रहे थे और क्वांटिटी देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे होगा प्रॉफिट और वॉल्यूम के ग्राफ में, जब वॉल्यूम जब वॉल्यूम यहाँ रहेगा तो अब मेरा प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट में हो गया, तो नेगेटिव प्रॉफिट हो गया ना, तो लॉस में हो जाएगा। ये वाला आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन। इसके बाद जो रीजन आ गया वह प्रॉफिट रीजन आ गया मेरा। ठीक है, प्रॉफिट और बेसिक एक सेमी सिमिलर है, लेकिन एक प्रॉफिट एंड वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग है। और मार्जिन ऑफ इज द डिफरेंस ऑफ आउटपुट एट फुल कैपेसिटी कंपेयर टू द आउटपुट एट ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने मीन्स जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम पहले बोल रहे थे ना, यहाँ पे ग्राफ में, ये वाला ग्राफ में, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल क्या है, ये वाला वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल क्या है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इट इज द डिफरेंस, किसका किसका डिफरेंस है, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ आउटपुट एट फुल कैपेसिटी। क्वांटिटी जो है ना फुल कैपेसिटी में, मैक्सिमम क्वांटिटी में मेरा कितना सेल हुआ, उससे हमको माइनस सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल रहे हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी में सेल कितना हुआ माइनस एट ब्रेक इवन पॉइंट में मेरा सेल कितना हुआ, मैक्सिमम क्यू मैक्स में मेरा सेल कितना हुआ, क्यू मैक्स में मेरा सेल कितना हुआ और ब्रेक इवन में कितना हुआ, इन दोनों का गैप को ही तो बोल रहे हैं ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
यहाँ पर भी मैं सेल की पर्सपेक्टिव में मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम क्वांटिटी में कितना हुआ और मिनिमम में कितना हुआ, सेल की मैक्सिमम कॉस्ट में कितना हुआ, ब्रेक इवन में कॉस्ट में कितना हुआ। तो ये एक कॉस्ट सेल की हुआ, एक क्वांटिटी की हुआ, ठीक है? तो वही एमओएस सेल इज़ इक्वल टू सेल एट मैक्सिमम फुल कैपेसिटी माइनस एट ब्रेक इवन। तो मेरा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो पता चल जाएगा। और एक छोटा-सा चीज़ है थियोरेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ वर्कर्स, प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग जो एनवायरनमेंट है, जो कंडीशंस है, जो इंडस्ट्री वगैरह है, उसका जो कंफर्टेबल होना चाहिए एनवायरनमेंट, तभी इंडस्ट्री का प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा। उसके बाद है इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी जो वर्कर्स हैं उनका सैलरी, स्टाइपेंड, जो इंसेंटिव सब इंक्रीज़ करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तभी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, वर्कर मोटिवेटली वर्क कर सकते हैं, वर्क स्टडी करना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना टाइम रिक्वायर हो रहा है, कहाँ पे क्या गलती हो रहा है, उससे उस हिसाब से हमको वर्क स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर एक इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना ही चाहिए। उसके मदद से प्रोडक्टिविटी को हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है? अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी जैसे पहले हो रहा था अभी वही होगा। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए हमको रिसर्च करना पड़ेगा, कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक छोटा-सा पॉइंट है टेक्निक इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी को हर एक इंडस्ट्री में। सो थैंक यू। तो आज का लेक्चर प्रोडक्टिविटी में रहा, प्रोडक्शन के ऊपर रहा, ब्रेक इवन एनालिसिस किया, ब्रेक इवन चार्ट किया, ठीक है? ये इतना सारा कुछ हम कर लें, उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद क्या पार्ट सीपीएम नहीं करेंगे, उसके पहले एक लेक्चर आएगा उसके बाद हम पार्ट एंड सीपीएम पे जाएँगे। अच्छा इसके बाद हम करेंगे सीक्वेंसिंग वाला पार्ट करेंगे। सीक्वेंसिंग शेड्यूलिंग ये वाला पार्ट कर लेंगे, ठीक? इसमें इंटरेस्टिंग है ये वाला, ठीक है? ये वाला कर लेते हैं। होपफुली समझ में आया। कुछ डाउट होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगा तो कमेंट में ज़रूर अ, मेंशन करना और टेलीग्राम ग्रुप अपडेट के लिए और इस वाला पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन कर लेना। लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।